जब पूरे पाकिस्तान में इफ्तार हो रही थी तो ज़ाहिर है बन्नू में भी इफ्तार हो रही थी, सब लोग रोज़ा खोल रहे थे। इस दौरान बन्नू कैंट का जो बैरूनी दरवाज़ा है मेन रोड पे, वहाँ दो ज़बरदस्त धमाके हुए और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 9 हलाकतों की ज़राए तस्दीक कर रहे हैं। इनकी तादाद भी बढ़ सकती है। इनमें 4 बच्चे और 5 ख़वातीन शामिल हैं जिन्हें बन्नू के 2 अस्पतालों में लाया गया। 20 के लगभग ज़ख्मी बताए जाते हैं। कहा जा रहा है कि बारूद से भरी गाड़ियाँ थीं जो टकराई गईं या टकराने की कोशिश की गई। इस दौरान शदीद फायरिंग की आवाज़ें भी आती रहीं और अब से कुछ देर पहले तक फायरिंग की आवाज़ें नहीं थमी थीं। ज़राए ये भी कहते हैं कि जैश फरसान मोहम्मद नामी तंजीम ने इस वारदात की ज़िम्मेदारी कबूल की है और इस ग्रोह का जो ताल्लुक़ है हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप से बताया जाता है। इसके ताहम इसकी आज़ादाना तौर पे अभी तस्दीक बाकी है। जो बन्नू के अस्पताल हैं वो मैं बता चुका हूँ कि वहाँ एमरजेंसी का निफाज हो चुका है। गुज़िश्ता जुलाई में भी इसी जो बन्नू कैंट का इलाका है, यहाँ फ़ौज का एक सप्लाई डिपो था, उसके साथ उसके दरवाज़े के साथ एक गाड़ी टकराई गई थी। उसमें भी 8 फ़ौजी एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए थे। ये सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा की बात है, लेकिन जो हमसाया सूबा बलूचिस्तान है वहाँ भी हालात मिसाली नहीं हैं। हमने कल आपको बताया था कि कल्लात में हाईवे पर एफसी के काफ़िले पे कल एक खुदकुश ने हमला किया था जिसमें एक एफसी एहलकार जाँ बहक हुए थे। उसके बाद मकरान की जो कोस्टल हाईवे है उस पे पसनी और ओरमारा के दरमियान हाईवे पुलिस चौकी पे हमला हुआ, असला छीना गया और एक पुलिस गाड़ी समेत 3 एलजी टैंकर्स को आग लगा दी गई, जबकि 3 एलपीजी टैंकर्स को नाकारा कर दिया गया। ये टैंकर कराची से ईरान जा रहे थे। इस दौरान लापता अफराद के लवाहिकीन ने 4 रोज़ से 3 अहम शाहराहों पे धरना दे रखा है। कोयटा कराची शाहराह पे ट्रैफिक मअतल है। कोयटा पंजगूर शाहराह सोराब के करीब मअतल है। कोयटा ताफ्तान शाहराह मस्तूंग में गर्दगाब के मकाम पर बंद इसकी ख़बरें आ रही हैं। बलूचिस्तान में फरवरी में सिर्फ फरवरी में 32 हमलों में 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 56 लोगों की जानें गईं। 32 सिक्योरिटी एहलकार समेत 44 ज़ख्मी हुए। ये जो बन्नू का जो हमला हुआ है ज़रा के मुताबिक हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जिसकी ताकत में पिछले कई माह में बहुत बड़ा इजाफा हमने देखा है, मुख्तलिफ लोग वहाँ पर उसमें शामिल हुए हैं। इसको इंतकाम लाल मस्जिद कहा जाता है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर किसी के जहन में अभी तक होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी किसी के अगर जहन में शक था कि वाकई ख्वारिज हैं, तो आप सिर्फ देख लें कि विक्टिम्स कौन हैं आज के, तो विमेन एंड चिल्ड्रन। अब एक जानिब हम देख रहे हैं बज़ाहिर कि पाकिस्तान के वफाक और सूबों के बीच में कोऑर्डिनेशन, ये मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ और इदारों के बीच में भी शायद उस लेवल की कोऑर्डिनेशन नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमने नेक्टा वेक्टा हज़ार चीज़ें देख ली हैं। दूसरी जानिब टेररिस्ट कंसोलिडेट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ जो अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान की, उन्होंने एक इतिहाद किया है। इससे पहले टीटीपी ने एक इतिहाद किया था और मेरा ख्याल है कि यह नामुमकिन नहीं है कि एक लूज कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप्स के बीच में भी कॉमन दुश्मन अगर हो, कॉमन दुश्मन जो है तो फिर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये माइनर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन सवाल हम एक बार फिर यही पूछेंगे कि जो कि हम थक चुके हैं, तो हम थक चुके हैं बोर सवाल बोर चले, इसका जवाब नहीं मिलता। मसला यही है, वो जवाब मिलता है तो वही जवाब मिलते हैं जो हमेशा इसी मौजू पर जब कोई बात करते हैं तो नतीजा वही होता है। और सवाल हमारा यही है कि अब तक इस तरह की दहशतगर्द हमलों पर कंट्रोल क्यों नहीं हो सका। कंट्रोल तो दूर की बात, इनको लिमिट भी नहीं है हम
कर सके। अब आज के हमले की मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, ये जो पूरा एक सिलसिला चल रहा है, और जब हम ऐसे सवाल पूछते हैं तो हम अक्सर मदऊ करते हैं इजाज़ हैदर साहब को, और क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है, इस उम्मीद में कि शायद उनके पास कोई जवाब हो। तो इजाज़ साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। अगेन वही सवाल है आपसे कि एक मल्टीपल कॉम्प्लेक्स लेयर्स ऑफ टेररिज्म है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन बज़ाहिर हम इसे निपट नहीं पा रहे हैं, क्यों? ज़रार, बहुत शुक्रिया। आपने ये कहा कि बहुत अरसे से ये सवालात पूछे जा रहे हैं, और इसके जो जवाबात हैं ना ज़रार, वो ये इसलिए वाज़े नहीं होते क्योंकि ये लड़ाई जो है ये रवायती लड़ाई नहीं है। और आपको मालूम है कि 20 साल अमेरिका भी जो है वो अफगानिस्तान में रह के, अमेरिका के इत्तेहादी भी रह के, और 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर्स भी खर्च करने के बाद जो है वो वहाँ से उनको निकलना पड़ा। तो ये चूंकि कोई इज्तिमा नहीं है कि जिसको, जैसे आप फोर्स कंसंट्रेशन कहते हैं, कि जिसके खिलाफ आप रवायती तौर पे जंग लड़ सकें, तो ये तो एक जो इल्यूसिव किस्म का, मतलब एक ऐसा दुश्मन है जो कि छुप कर वार करता है। मैं थोड़ा सा इस बात से खिलाफ इसलिए करूंगा कि हम इसका जो है वो मौसर जवाब नहीं दे सके, क्योंकि हमने जो जंग यहाँ पे लड़ी उसमें हमने अपने इलाके साफ किए, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद हम थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए, और फिर उसके अंदर चूंकि वक्त की कमी होती है, तो इसलिए मैं क्विकली जो है वो, फिर ये हुआ कि जी इनके साथ बातचीत हो, वो बातचीत जो है वो किसने की, क्यों की, वो सारी बातें जो है वो आपको मालूम है जी। और फिर ये कुछ लोग डर आए, कौन इनको लेके आया, उस पर भी वो सियासी मामलात जो है उनके मसाइल हैं, कि एक ने पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम धरा, पिछली हुकूमत ने फौज पर इल्ज़ाम धरा, तो ये मामलात जो है ये गड़बड़ हो गए। और इसका ये जो हमारा सियासी खल्फशार है वो इसका बैकड्रॉप है जिसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और इसीलिए जो यकजा होने की जो जहां पे हमें जरूरत है वो भी थोड़ा सा मसला है हमारे लिए। लेकिन हमने देखिए, होता ये है कि इस तरह के जब 10 हमले आप रोक लेना तो वो खबर नहीं, लेकिन जो हमला हो जाता है वो बड़ी खबर बन जाता है। और यही दहशतगर्दी का बुनियादी जो हदफ है वो यही है कि आप एक स्पेक्टिकल क्रिएट करें। हाँ, अब इसमें सवालात जो उठते हैं वो ये हैं कि बन्नू की जो छावनी है उसके की तरफ जो रास्ते आते हैं, उन रास्तों पर खास तौर पे वो रास्ते जो बन्नू शहर की तरफ से आते हैं उन पे भी, और जो बन्नू के इतराफ गिरदोनवा के इलाके हैं, खास तौर पे वो इलाके जो कबायली डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जाके मल्टीपल चेक पॉइंट्स हैं। आपके पास आर्मी है, आपके पास फ्रंटियर कोर है, पुलिस है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी है, हर तरह की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी डिटैचमेंट्स मौजूद है। तो अगर ये इतला दुरुस्त है कि 2 VBIEDs जो है, एज एन व्हीकल बोर्न IEDs जो है, वो जो बारूद से भरी हुई गाड़ियां, वो कैसे इन रास्तों से आई। सो इन सवालात के जवाब जो है वो हासिल करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि चूंकि हम जमीन पर मौजूद नहीं है, इसलिए यह हमला कहां से हुआ, इस हमले की नोयत क्या थी, अहदाफ क्या थे, उसके बारे में पूरी तरह तज्जिया करना मुश्किल है। तीसरी बात यह है कि जब ISPR की प्रेस रिलीजेस आती हैं तो उसके अंदर यह बताया जाता है कि हमने इतने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए, यह बताया जाता है कि आज हमला हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, इतने जो ख्वारिज हैं वो वासले जहन्नम हो गए। लेकिन यह तफसील नहीं होती कि ये जो जिन लोगों के बारे के हवाले से ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये लोग उस इलाके में कैसे आए, कोई प्रॉपर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग नहीं होती। मजे की बात यह है कि अगर इंटेलिजेंस ब्रीफिंग हो भी जाए तो हमारे पास इंडिपेंडेंटली कोई तरीका नहीं है टू कॉरबोरेट कि वो जो ब्रीफिंग हुई है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। यानी जब मैं कहता हूं नहीं है, उससे मुराद है कि हाउ मच ऑफ इट इज बीइंग केप्ट अंडर रैप्स फॉर व्हाटएवर रीजन। तो इसलिए तज्जिया करना जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप आंखों पर पट्टी बांध के किसी को तीर कमान पकड़ा दें और उसे कहें कि हदफ के दरमियान में निशाना लगाना है।
तो ये जब तक, अगर आपने ये लड़ाई लड़नी है तो फिर ये सिर्फ फौज की या पुलिस की या पैरामिलिट्रीज की लड़ाई नहीं है। इसके अंदर तो जैसे अभी वसत साहब जो अपने इब्तदाइये में बात कर रहे थे, उसमें सिविलियंस जो है, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मर्द भी शहीद हो रहे हैं। इसलिए अगर आपने ये करना है तो एक तो इस सियासी खलफशार को जरा कम करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो मीडिया है उसके साथ आपका ताल्लुक जो है वो मुख्तलिफ नोयत का होना चाहिए। आप उनको ब्रीफ करें, उनको सवाल करने दें, उनकी तनकीद सुने, और जब आप उनको सही तरीके से सिचुएशन समझाएंगे तो लोग इतने जो है वो कोई उनको कोई दुश्मनी नहीं है हुकूमतों के साथ, वो फिर एक जिम्मेदारी के साथ तज्जिया करेंगे, जिम्मेदारी के साथ जो है वो उस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवालात के जवाबात आना जो है वो बहुत जरूरी है एक मारूजी तज्जिया करने के लिए। तो ये जो सवाल है, सबसे पहले तो आप देखें ना, जब प्रेस रिलीज आएगी उसमें ये होगा कि अच्छा जी ये 2 VVIEDs आ गई, फिर ये हुआ, और जो वहां पे जो ट्रूप्स थे वो बहुत दलेरी से जो है वो लड़े, उन्होंने इतने ख्वारिज को जहन्नम हासिल किया, इतने खुद शहीद हुए, इतने जख्मी हो गए, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ये जो बार बार आप जो प्रोग्राम्स करते हैं और जो जवाबात वाज़े तौर पे नहीं मिलते, उसकी वजह ही यही है। अच्छा एजाज साहब, मैं आपने जो तज्जिया पेश किया, ना हदफ होते हुए भी आपने बड़ी अच्छी सिम्त का तयन कर दिया। मैं इसकी रोशनी में ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप बैरूनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं तो अंदरूनी जो मामलात हैं वो सीधे कर लें, या फिर आपको अगर ये जोम है कि आप अंदरूनी मामलात भी टैकल कर सकते हैं और उसके साथ ही बैरूनी मामलात भी टैकल कर सकते हैं, तो कौन समझाए कि भाई अपने मुंह से बड़ा निवाला जो है वो नुकसानदेह होता है? खान साहब, मैं आपको बात एक बता दूं, और ये मैं कोई पहिया इजाद नहीं कर रहा, ये तारीख का हिस्सा है। मुअर्रिखीन ने इसके बारे में लिखा है, समाजियात के माहिरीन ने लिखा है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने लिखा है। देखें, आपकी बैरूनी कुव्वत का सारा दारोमदार आपकी अंदरूनी कुव्वत पर होता है, और आपकी जो अंदरूनी कुव्वत है उसका सारा दारोमदार जो है ना वो यकजहती में होता है। और यकजहती का सारा दारोमदार इस बात पर होता है कि शहरी और रियासत का एक ताल्लुक जो है वो किसी बुनियाद पे हो, वो किसी आईनी कानूनी बुनियाद पर हो। जब आप उस बुनियाद की जड़ें खोखली कर देते हैं ना, तो फिर शहरी का और रियासत का वो ताल्लुक जो है वो टूट जाता है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग खत्म हो जाती है। जब वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग खत्म हो जाए तो फिर आप यकजा नहीं रहते, और जब आप अंदरूनी तौर पर यकजा नहीं रहते और आपके अंदर दरारें पड़ जाती हैं, तो फिर आप बैरूनी कुव्वत जो है ना वहां उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपकी पावर प्रोजेक्शन एक्सटर्नली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ स्ट्रांग यू आर इंटरनली। और आपने बलोचिस्तान की बात की, देखिए उसको कई जावियों से देखा जा सकता है, और मैंने आपके प्रोग्राम पे एक दफा पहले भी ये जिक्र किया था कि बलोचिस्तान जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ मसला है TTP से। बलोचिस्तान जो है वो एक सियासी मसला है, और उसका जो एक इंसर्जेंट जो एंगल है उसको तो जाहिर है आपने टैकल करना है और कुव्वत से टैकल करना है। लेकिन उस कुव्वत के इस्तेमाल से अगर आप वो फिजा नहीं पैदा कर रहे जहां पे आप लोगों के सही नुमाइंदों को लेकर आएंगे, तो फिर वो कुव्वत का इस्तेमाल जो है वो एक विशियस साइकिल बन जाएगा, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे वो फिजा वो स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे कि जिसके अंदर आपने इस मसले का सियासी हल ढूंढना है। और उसमें जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की लिस्ट पे हैं, और वो लोग जो अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जा सकते, जैसे कि आपके वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो है वो सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो फिर आप किस हद तक, देखिए ना, ये तो मैं बात मानता हूं, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं, मुझे पता है वक्त की कमी है, बट जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव। देखिए, इंसर्जेंसी, बलोच इंसर्जेंसी जो है ना, डेमोग्राफिकली
वो कहीं नहीं जा सकती। जो 2023 का जो सेंसस हुआ उसमें जो बलोच थे 39.9% और जो ब्रावी थे वो 17.22%। ठीक है, तो अगर आप उसका राउंड फिगर ले लें 57% का, तो आपकी जो 14.9 मिलियन की जो पॉपुलेशन है बलोचिस्तान की, उसमें 8.5 मिलियन बलोच है। लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो 14.4 मिलियन है और कराची की तकरीबन 20 मिलियन है। तो आप ये सोचें कि वो मतलब या तो आप फैसला कर लें कि जी डेमोग्राफिकली चूंकि ये इंसर्जेंसी हो नहीं सकती और हम जो है वो 250 मिलियन हो चुके हैं, तो हम कैजुअलिटी वर्स ही नहीं है, वी आर ओके। या तो आप ये फैसला कर लें, क्योंकि जो मुझे लगता है ये है कि अभी तक हमने ये फैसला किया, बट इट डजंट मैटर। दूसरा ये है कि यू लुक एट इट इन अ not just in a humane perspective but also in terms of a political settlement of the problems. वो मुझे नहीं लगता कि वो हो रहा है। नहीं, क्योंकि उसके लिए जिन लोगों को आपको लेके आना है वो लोग तो आपकी ब्लैक लिस्ट पर हैं। उसके लिए बड़ा तो दिल बड़ा करना पड़ता है और फिलहाल ऐसे हासार लग नहीं रहे। एजाज साहब से रखें या नहीं, मेरे ख्याल के बस ठीक है। एजाज साहब, थैंक यू सो मच। ये मुमकिन था इतनी उजलत में। थैंक यू सो मच।